हेलो गाइस, वेलकम टू एडू फोरम एकेडमी। आज हमारा चैप्टर होगा जलवायु। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी का 4th नंबर का चैप्टर है। ठीक है। और अभी तक हमने क्या पढ़ा था? स्थलाकृतियाँ और अपवाह। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए 3 आवश्यक मूल तत्व हैं। इसमें से पहला आपने पढ़ लिया स्थलाकृतियाँ, और दूसरा आपने पढ़ लिया अपवाह, और आज हम तीसरा पढ़ेंगे वायुमंडलीय अवस्था। ठीक है। अब इसमें कुछ कहानी है, उस कहानी के बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जलवायु। अब अगर मैं पूछूं कि जलवायु क्या है, तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि यानी 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग क्या है? जलवायु है। यानी एक विशाल क्षेत्र में, आपका भारत एक विशाल क्षेत्र है, और जो भी कॉन्टिनेंट हैं, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये सारी कॉन्टिनेंट है। तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि, सामान्यतः 30 से अधिक साल, बेसिकली 31 साल का टाइम लिया जाता है। ठीक है। तो 30 से अधिक साल में मौसम की अवस्था और उसमें विविधता, ठीक है, इसका कुल योग ही जलवायु है। अब इसमें हम एक चीज पढ़ रहे हैं कि भाई मौसम क्या है, तो इन दोनों के एक्सप्लेनेशन को आप जरूर याद रखिए कि एक्सप्लेनेशन क्या है कि विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि यानी कुल 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्था और विविधताओं का कुल योग जलवायु है। अब हमने मौसम पढ़ा, भाई मौसम की अवस्था का और विविधता का योग बता रहा है। तो मौसम क्या है? तो मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडल की अवस्था को बताता है। जैसे कि अब यहीं पे आप समझिए, जलवायु जब आप पढ़ रहे हैं तो भारत की जलवायु आप पढ़ेंगे मानसूनी प्रकार की जलवायु। याद करिए, हमने पृथ्वी को कटिबंधों में बांटा था, ताप कटिबंध, उष्ण, शीत, ध्रुवीय। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में, या हम कहें कि शीत कटिबंधों में किस तरह की जलवायु होती है, तो हम कहते हैं कि वहां ठंडी जलवायु है। यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, और पृथ्वी के ऊंचे अक्षांशों में, जैसे हमने पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड किया था ना, इक्वेटर से, ये 0 है, 0 से ये रेखाएं कितनी रेखाएं हैं? 90। तो 90 यानी सबसे ऊंचा अक्षांश हो गया 90। तो 0 से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, यानी ऊंचे अक्षांशों की तरफ, ऊपर भी और नीचे भी 90 रेखाएं हैं, तो नीचे भी जैसे जैसे उच्च अक्षांशों पर हम जाते हैं, वैसे वैसे जलवायु ठंडी होती जाती है। तो हम कहते हैं कि भाई रशिया की जलवायु कैसी है? ठंडी है। अब भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु मौसमी है। तो इस तरीके से जलवायु कई प्रकार की होती है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। भारत की जलवायु क्या है? मानसूनी है। तो जलवायु कैसे बना? मौसम की अवस्थाओं का और विविधताओं का कुल योग। यानी हमने 30 वर्ष एक जगह के मौसम को देखा, और उस आधार पे हमने कहा कि यहाँ की जलवायु वैसी है। यानी कि 30 साल तक एक जगह पर केवल ठंडा है, तो हमने क्या कहा? वो ठंडी जलवायु है। केवल गर्म है, तो हमने क्या कहा कि यहाँ की जलवायु गर्म है। भारत की जलवायु ठंडा, गर्म और बरसात दोनों है। भारत तो वैसे ही विविधताओं का देश है, सांस्कृतिक रूप से विविधता है, प्राकृतिक रूप से बहुत विविधता है, जंतु और मानव में भी यहाँ पे विविधता पाया जाता है। तो भारत में विविधता तो है, इस विविधता के होते हुए भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसे हम उत्तर भारत कहते हैं। इस क्षेत्र में ठंडी, गर्मी, बरसात तीनों आता है। जैसे अभी आप सुन रहे होंगे जनरली कि भाई बरसात का मौसम आ रहा है, या बरसात का मौसम आ गया या आने वाला है। आपने अभी थोड़े दिन पहले क्या सुन रहे थे? कितनी गर्मी, ये गर्मी का मौसम है, राइट? कितनी गर्मी पड़ रही थी। 21 जून को आपने ध्यान दिया होगा कि 8 बजे तक उजाला था। यानी मैंने आपसे कहा था कि कर्क रेखा पर 21 जून को कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य अपने सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। यानी सूर्य की स्थिति क्या है? उत्तरायण है, राइट? तो 21 जून को यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर था, सबसे लंबी अवधि का दिन होता है। तो इसका मतलब यह है कि इस क्षेत्र में, यानी उत्तरी गोलार्ध में, सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ रही हैं, ऊर्जा ज्यादा मिली, यानी कि गर्मी ज्यादा हो रही है। ठीक है। तो आपने सुना था कि भाई गर्मी का मौसम है, फिर आपने सुना जाड़े का मौसम आ गया।
आपने सुना है जाड़े का जलवायु है, आपने सुना है गर्मी की जलवायु आ गई, आपने सुना है या मौसम की बरसात की जलवायु आ गई। ये मौसम है जो ऋतु के अनुसार एक वर्ष में परिवर्तित होते हैं, ये मौसम है। इसी का कुल योग जब बनेगा 30 साल तक हम इसे काउंट करेंगे, तब हम कहेंगे कि ये जलवायु है। अब जलवायु और मौसम में कोई कंफ्यूजन होगा? ठीक है, तो ये हो गया। अब ये आपको भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है। कभी आपको लिखने के लिए भी आ सकता है, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, अब मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम और जलवायु, हमने देखा मौसम और जलवायु में फर्क देख लिया, लेकिन इसके जो तत्व हैं वो एक ही हैं। यानी जिस आधार पे हमने मौसम को काउंट किया, उसी आधार पे हमने जलवायु को भी काउंट कर लिया। तो इन दोनों का तत्व क्या है? एक तो तापमान, तापमान से डिसाइड होता है मौसम और जलवायु। वायुमंडलीय दाब, ये अभी हम एक एक करके समझेंगे। पवन, आर्द्रता और वर्षण, ये एक ही होते हैं। यही चीज मौसम में भी हम देखते हैं और यही चीज जलवायु में भी देखते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमने मानसून की बात की, तो मानसून का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरब शब्द मौसिम से हुई है। मौसिम जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। तो मानसून का अर्थ हुआ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा के अनुसार ऋतु परिवर्तन। इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी कहानी बता देता हूं। कह रहा है अरब, बेसिकली अरब से व्यापार होता था। तो अरब व्यापारी जब व्यापार करने आते थे, तो जैसे मान लीजिए कि वो गर्मी के दिनों में आए व्यापार करने के लिए, और जाते जाते उन्हें बरसात का मौसम आ गया। तो उन्होंने ये बदलाव देखा कि गर्मी और बरसात। अब उन्होंने इस आधार पर मौसम शब्द को अब डेवलप कर दिया कि मौसम का अर्थ क्या हुआ? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में परिवर्तन। अब गर्मी और बरसात के वायु की दिशा में क्या परिवर्तन होगा? गर्मी में आपने लू सुना होगा, सुना है, जिसको कहते हैं पश्चिमी पछुआ पवन या लू या पछुआ पवन। तो इसका मतलब ये है कि ये है भारत, ये क्षेत्र है। अब भारत में लू चलने का मतलब पश्चिम से हवाएं आ रही हैं, और पश्चिम से हवाएं आ रही हैं तो पश्चिम क्या है? स्थलीय भाग है। भारत का पश्चिम एक तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद फिर अफगानिस्तान, फिर ईरान, और फिर आप पश्चिम अरब की तरफ बढ़ते जाइए। रेगिस्तानी क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है। तो वहां से जब हवाएं आती हैं, तो वो बहुत गर्म होती हैं और बहुत शुष्क होती हैं। तो उसको कहते हैं कि वो लू के रूप में भारत में आती है। मतलब भारत का में उसको स्थानीय नाम दिया जाता है लू का। ठीक है, यही पछुआ पवन है। अब ये पछुआ पवन इतनी गर्म होती है, शुष्क होती है, जिस क्षेत्र में प्रवेश करती है वहां के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। राइट, अब लोग इससे बीमार पड़ जाते हैं। तो ये एक दिशा हो गई, एक समय की दिशा हो गई। गर्मी के समय में ये लू चलता है। बारिश के समय में क्या होता है? बारिश के समय में यही पवनों की दिशा बदल जाती है। अब आपने सुना होगा कि पूर्वी हवाएं आ रही हैं। यही पूर्वी हवाएं आपके यहाँ बारिश करेंगी। अब पूर्वी हवाएं बारिश क्यों करेंगी भाई? तो पूर्वी हवाएं बारिश इसलिए करेंगी क्योंकि ये एक तो बंगाल की खाड़ी से आती हैं। हम विश्व ज्योग्राफी जब विश्व जलवायु पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे कि जो बारिश के मौसम में जो हवाएं आती हैं वो समुद्र के रास्ता तय करके आती हैं, समुद्र से होती हुई आती हैं। और समुद्र से आती हैं तो उसमें वेपराइज्ड हो जाता है, वेपराइज्ड होकर उनमें पर्याप्त नमी हो जाती है, और नमी यही आकर के भारत में आपके बारिश होने लगता है। तो ये दोनों बात समझ में आ गई। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, क्लियर हुआ? ठीक है, अब तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, और एशिया में इस तरीके की जलवायु मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। ठीक है, सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु और अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। अब प्रादेशिक भिन्नताएं क्या है भाई? हमने कहा कि भारत की जलवायु पर्याप्त रूप से मानसूनी है। तो पूरे देश की बात ये नहीं हो जाती है, ये देश के एक बड़े क्षेत्र की बात हम जरूर करते हैं,
लेकिन पूरा देश इसमें कवर नहीं होता है, क्योंकि हमने कहा कि भारत विविधताओं का देश है। तो जिस समय इस पूरे नॉर्थ इंडिया में यानी गंगा के दोआब में घनघोर बारिश हो रही है, उस समय आपका राजस्थान का एक क्षेत्र छूटा हुआ है, वहां बारिश नहीं हो रही है। दक्षिण का आपका क्षेत्र छूटा हुआ है, यहाँ बारिश नहीं हो रही है। कि जो पूर्वी पवनें हैं जब ये लौटती हैं ना, तो लौटते वक्त ये तमिलनाडु और केरल यानी कि दक्षिण भारत में बारिश करती हैं। इसके अलावा ऊपर जब जाती हैं हिमालय की तरफ, तो वहां तो बारिश नहीं होता, वहां तो हिमपात होता है। ये फर्क है। इसके अलावा बारिश के मात्रा में भी फर्क है। भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होता है, उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं बताओ? चेरा चेरापूंजी, ठीक है। तो चेरापूंजी में सबसे ज्यादा भारत में बारिश होती है। कितनी? 400 सेंटीमीटर की बारिश होती है, ठीक है। ठीक इसी समय, इसी ऋतु में राजस्थान का एक जगह है जहां पे केवल 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, और कुछ राजस्थान तो सूखा ही है, थार का मरुस्थल, ठीक है। फिर लद्दाख में आपका 10 द्रास एक जगह है, वहां पे 10 सेंटीमीटर केवल बारिश हो रही है। तो सेम ऋतु में हम बारिश की मात्रा में परिवर्तन देख रहे हैं, ठीक है। कहीं बारिश हो रही है और कहीं नहीं हो रही है। बात कुछ क्लियर हो रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? ठीक है। तो एक तो आपने ये भिन्नता देखी, विविधता देखी। हम लोग शुरू से ही ये पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि भारत में विविधताएं हैं। विविधताएं केवल मौसम में थोड़ी ना है, विविधताएं रहन सहन में भी है, घर के बनाने के तरीके में भी है। जैसे कि राजस्थान के घरों में दीवारें मोटी और छत चपटी होती है, ठीक है। इसके अलावा तराई क्षेत्र और गोवा, बेंगलोर में ढाल वाली छतें होती हैं, ठीक है। फिर असम में कुछ जगह बांस के खंभों पर घर होते हैं। अब ये क्यों होते हैं, ये आप लोग को सोच करके बताना है, ठीक है। विविधता तो है, और ये यहाँ के विशेष मौसम के कारण है, ठीक है ना। अब ये हो गया विविधता, हमने मौसम समझ लिया, जलवायु समझ लिया। अब किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं। एक अक्षांश होता है, एक तुंगता यानी ऊंचाई, फिर वायुदाब और पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच के लक्षण। ये सारी चीजें मिला करके, ये सारी चीजें जलवायु को नियंत्रित करती हैं। आप 9वीं क्लास की ज्योग्राफी में जलवायु पढ़ रहे हैं, तो बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो जो हायर क्लास के बच्चे हैं या जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं वो कहेंगे कि कुछ चीजें छूट गई। असल में वो छूटी नहीं है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो 9th क्लास की एनसीईआरटी में, अगर आप 9th क्लास में तब भी नहीं है तब भी, और अगर आप पहली बार जलवायु पढ़ रहे हैं तब भी, आपको समझ में उतना ही आएगा जितना इस बुक में लिखा हुआ है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं दूंगा तो नहीं समझ में आएगा। आपको कब समझ में आएगा? जब ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, इनको समझ लेंगे, कुछ चीजें याद कर लेंगे, तो फिर 11th क्लास में फिर जलवायु पढ़ना है, राइट। तब इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगी, तब वहां छोटी छोटी बातें आपको समझ में आएंगी। पढ़ना आपको वही चीज होता है। नदी आप 9th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन जाएंगे वहां भी पढ़ेंगे, और जो पीएचडी कर रहा होगा वो भी पढ़ता है। लेकिन इंफॉर्मेशन में फर्क है। क्या फर्क है? कि पहली बात आप कितना कैच कर पा रहे हैं, दूसरी बात आपको कितनी चीजों की जरूरत है, राइट। चलिए, तो ये इतनी चीजें हैं। कुल मेरे कहने का मतलब ये था कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक और भी हैं, और जब जलवायु को और आप अच्छे समझ पाएंगे जब हम विश्व की जलवायु पढ़ेंगे, और ये देखेंगे कि विश्व की जलवायु भारत की जलवायु से कैसे जुड़ी हुई है, राइट। जैसे आपने एल नीनो सुना है, ला नीनो सुना है, आपने सुना है कि भाई जब ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आता है तो भारत में सूखा पड़ जाता है, ठीक है, सुना होगा। ये सब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जलवायु को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं उस पर हम एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। एक तो बात हो गई अक्षांश की। अक्षांश मैंने अभी आपको समझाया कि 0 डिग्री में हमने डिवाइड किया था। 0 डिग्री अक्षांश, और उत्तरी गोलार्ध 2 भागों में डिवाइड किया था 0 डिग्री से, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में हमने समानांतर 90 रेखाएं खींची थी, और दक्षिणी गोलार्ध में भी हमने समानांतर 90 रेखाएं खींची थी। इसी को हमने कहा था अक्षांश।
अब 0 डिग्री से जैसे जैसे आप उच्च अक्षांश पर जाते हैं, यानी 0 डिग्री से 23 डिग्री, 23 डिग्री, 40 डिग्री, 40 से 65 डिग्री, 65 से 90 डिग्री, उसी तरीके से ऊपर, उसी तरीके से नीचे, जैसे जैसे आप जाते हैं वैसे वैसे ये उच्च अक्षांश पे आप जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया उच्च अक्षांश। अब उच्च अक्षांश कैसे फर्क डालता है, तो एक तो आप जानते हैं कि भारत को कर्कवृत्त एकदम बीच से डिवाइड कर दे रहा है। कर्कवृत्त यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश। अब 23.5 डिग्री अक्षांश क्या है, ताप कटिबंध का हिस्सा है, यानी कि 21 जून को सूर्य की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो 23.5 डिग्री पे पड़ रही है। ठीक है, ये पश्चिम के कक्ष के रन से पूरब में मिजोरम तक जा रहा है। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो कि क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय आता है। एक तो उष्ण हो गया और एक उपोष्ण हो गया, इसलिए भारत की जलवायु क्या होगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, इन दोनों की विशेषता होगी। हमने बात किया था विविधता की, और हमने आपसे कहा था कि इसका एक क्षेत्र बिल्कुल अंडमान, आपको बताया था मैंने, अंडमान को आधा भाग, आधा तो 10 डिग्री चैनल ही डिवाइड करता है, 10 डिग्री चैनल इसके आधे भाग से जाता है। तो 10 डिग्री क्या है, विषुवतीय प्रकार की जलवायु हो गई। तो अंडमान में तो विषुवतीय प्रकार की जलवायु है, भारत के दक्षिण में उष्ण प्रकार की जलवायु है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय। और 23 डिग्री यानी कर्क रेखा के ऊपर जाएंगे तो आपको उपोष्ण प्रकार की जलवायु मिलेगी। उसके भी ऊपर जाएंगे जैसे हिमालय, तो वहां पे आपको शीत कटिबंध यानी कि शीतोष्ण जलवायु आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया अक्षांश। अब बात आती है ऊंचाई की। तो ऊंचाई को आप ऐसे समझिए कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर का है। ठीक है, भारत का तटीय क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। ठीक है, अंतर कितना है, हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। जब ये हिमालय नहीं होता तो कह सकते हैं कि भारत में जो भी लोग हैं वो सारे लोग गोरे होते, या अंग्रेजों के तरह के होते, या जैसे चाइना वाले दिखते हैं गोरे गोरे, वैसे दिखते हैं हम लोग। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ हिमालय है, तो हिमालय ध्रुवीय जो पवन आती है उच्च कटिबंधों से, उच्च अक्षांशों से, वहां से जो ठंडी हवाएं आती हैं उसको हिमालय रोक लेता है। तो हम उन ध्रुवीय पवनों के डायरेक्ट संपर्क में आने से बच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ की जलवायु को नियंत्रित करने वाले दूसरे कारक हो जाते हैं, जैसे समुद्र की जलवायु फिर इसको नियंत्रित करने लगती है, फिर मानसूनी प्रकार की जलवायु हो जाती है। ठीक है ना, तो ये उनको रोकता है। और इन्हीं पर्वतों के कारण मध्य एशिया की तुलना में यहां पर आपके यहां ठंड कम पड़ती है। ये हमने बात करी ऊंचाई की। ठीक है, अब ऊंचाई को आप एक तरीके से और समझिए कि एक क्षेत्र राजस्थान में पड़ता है और उसी अक्षांश पर एक क्षेत्र मान लीजिए आपका दार्जिलिंग में पड़ता है। ठीक है, तो यहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, राजस्थान का टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहां का टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि सेम अक्षांश पर होते हुए इसकी ऊंचाई ज्यादा है, यानी ये पर्वत पर है। समझ में आ रही है बात, पर्वत पे होने के कारण जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे हवा का प्रेशर, हवा की सघनता में कमी आती जाती है। जब हवा की सघनता में कमी आती जाती है तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है, सघनता यानी डेंसिटी, आप जितने नीचे रहेंगे आपको डेंसिटी उतनी ज्यादा फील होगी, और जैसे आप ऊपर जाएंगे डेंसिटी उतनी कम होती जाएगी, तो वहां पर टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो एक ही अक्षांश पे दो जगह, दो शहर हैं, उन दोनों के टेम्परेचर में आपको फर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ऊंचाई। तो अभी हम बात कर रहे थे वायु दाब और पवन की। तो भारत में जलवायु और उससे संबंधित अवस्थाएं निम्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वायु दाब, धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्ण चक्रवाती विक्षोभ। तो उत्तर, ये भारत
उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में आता है। ट्रेड विंड क्या हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया। तो ये उसी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आता है जिसे हमने कहा कि लू चलता है। ठीक है, अब इस बात को समझिए कि ये आपका वर्ल्ड का मैप है। मैंने आपसे कहा कि व्यापारिक पवनें ऐसे चलती हैं, और ये यहीं से आपको मैंने लू का एग्जांपल दिया था, तो आपको याद है कि पश्चिम से आती हैं। बेसिकली 40 डिग्री से व्यापारिक पवनें शुरू होती हैं और ये 50-60 डिग्री तक जाती हैं, राइट। तो इसी क्षेत्र से, अब क्योंकि ये आता है सूखे प्रदेश से, ये पूरा आप देख रहे हैं धरातलीय स्थल है, धरातल है, तो यहां से जब हवा चलती है तो गर्म और शुष्क हो जाती है। भारत में क्या होता है, यहां पे थोड़ा सा दो बातें समझिए। एक है जेट। जेट क्या होता है, ऊपरी वायुमंडल में एक पतली संकरी हवा की पट्टी है जिसकी स्पीड है 100 किलोमीटर, और सर्दियों में इसकी स्पीड हो जाती है 180 किलोमीटर। एक आप समझ गए, और ये पट्टी वही बनी हुई है, लेकिन ये पट्टी हमेशा इसी जगह पे नहीं बहती है। ये पट्टी कभी हिमालय के उत्तर में खिसक जाती है और कभी हिमालय के दक्षिण में आ जाती है। इसको खिसकने का कारण क्या होगा, जब गर्मी का समय है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ये क्षेत्र क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हो गया। ठीक है, गर्म हो गया, अब यहां से हवा ऊपर उठा और ऊपर उठ करके वो ये जगह निम्न वायुदाब क्षेत्र एक तरीके से क्षेत्र बन गया, राइट। ऊपर से ये आपकी जो पट्टी ऊपर खिसक गई, तो आपका निम्न वायुदाब क्षेत्र भी है वो ऊपर खिसक गया। तो अब जो हवाएं आ रही हैं वो सीधे सीधे इस स्थल से आ रही हैं। कुछ हवाएं क्या होती हैं, समुद्र से भी आती हैं, बहुत थोड़े मात्रा में। तो आपने सुना होगा कि भारत में पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होता है। पश्चिमी विक्षोभ से बारिश क्यों होता है, कि ये हवाएं जो नीचे रहेंगी, जब ये वायुदाब पट्टी, जब ये जेट, जिसको हमने एक वायुदाब पट्टी बोला, जब ये जेट, वेस्टर्ली जेट इसको बोलते हैं, जब ये जेट नीचे रहेगा तो हवाएं नीचे से आएंगी। जब ये जेट ऊपर खसक जाएगा, जेट ऊपर खसकने का मतलब लो प्रेशर जोन बन गया। आप ये जानते हैं कि जब हवा ऊपर उठती है, नीचे का क्षेत्र खाली हो जाता है, तो उसको भरने के लिए आसपास से हवाएं आती हैं। आसपास से हवाएं कहां से आएंगी, जहां से आने का सबसे आसान सोर्स रहेगा, राइट। अब ये पूरब से हवाएं चलती, पश्चिम से हवाएं भारत की तरफ आती हैं। जब ये ऊपर खिसक गया तो स्थलीय रूप से आया, और जब ये नीचे आ गया तो ये थोड़ी थोड़ी नमी लेकर के आ गई, और ये पश्चिमी विक्षोभ के रूप में भारत में बारिश कर रहा है, राइट। अब भारत इसी व्यापारिक पछुआ पवनों के चपेट में आ जाता है। ये कारण बनता है यहां पे लू का। दूसरा यही कारण बनता है व्यापारिक नमी वाले पवनों के आने का, यानी कि ऐसी हवाएं जो आपके सागर से आ रही हैं। ये 0 डिग्री है, अब हम ये सोच रहे हैं कि ये हवाएं सीधे जानी चाहिए, तो ये उल्टा कैसे घूम गई, इधर कैसे चली गई। इसके कई सारे सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत तो ये है कि ये जगह बहुत हीट हो गया और यहां पर लो प्रेशर जोन बन गया। जब लो प्रेशर जोन बन गया तो ये हवाएं उधर आकर्षित हो रही हैं, राइट। यहीं से कुछ हवाएं इधर भी चली जाएंगी, कुछ हवाएं इधर चली जाएंगी। जितना ज्यादा लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, ये हवाएं उतनी ज्यादा आकर्षित होंगी। इसलिए क्या होता है, कभी कभी ये क्षेत्र, यहाँ की हवाएं जो ऑस्ट्रेलिया में आनी चाहिए वो आपके भारत में आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि भारत में बाढ़ की आधिक्य की स्थिति आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र पे लो प्रेशर बेल्ट थोड़ा कमजोर रहता है, तो ये हवाएं उतनी तेजी से आकर्षित नहीं हो पाती, उन्हें एक तरीके से चुंबक का काम करता है, तो ये चुंबक की तरह उन हवाओं को खींच नहीं पाता, तो ये हवाएं फिर आ जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे कभी कभी सूखा की स्थिति हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ की स्थिति हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका लो प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर बेल्ट का मतलब हुआ। अब हम बात करते हैं जेट की। ये जेट, एक जेट तो आपका बहता है 14 डिग्री पर भी बहता है, लेकिन वो कमजोर होता है, तो वो आकर्षित तो पवनों को करता है, ये पवनें भी आकर्षित होती हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जो हम कहें कि मजबूत लो प्रेशर बेल्ट होता है वो यहीं पे गंगा के मैदान में बनता है।
ये जेट पूरे समय गंगा के मैदान में ही बहता है, राइट। लेकिन गर्मी के समय में ये बेल्ट गंगा के मैदान से खिसक कर थोड़ा उत्तर चला जाता है या हिमालय के ऊपर चला जाता है। जब ये हिमालय के ऊपर चला जाता है तो ये क्षेत्र क्या हुआ, लो प्रेशर बेल्ट बन गया। अब बंगाल की खाड़ी से हवाएं आती हुई कॉरियोलिस बल का कॉरियोलिस सिद्धांत के अनुरूप, या कहें कि इस पर कॉरियोलिस बल लगता है और ये चला जाता है भारत की तरफ। अब बात आई भाई कॉरियोलिस बल क्या है, इतनी बात समझ में आई जितना मैंने बताया। अब कॉरियोलिस बल क्या है, कॉरियोलिस प्रेशर। मान लीजिए पृथ्वी, हवा ऊपर उठ रही है, तो एक चीज इमेजिन करिए कि हवा तो चल नहीं रही है, हवा स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है ना। जब पृथ्वी घूम रही है और एक व्यक्ति खड़ा है तो उसे लग रहा है कि हवा चल रही है, राइट। ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा नहीं कि हवा नहीं चल रही है, हवा तो चल रही है। हमने अभी तो कहा कि हवा यहां से यहां चली गई, हवा यहां से यहां चली गई, हवा चल रही है, लेकिन हवा स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है, इसलिए हमें लग रहा है कि हवा चल रही है, ठीक है। अब इसके साथ साथ लो प्रेशर बेल्ट है तो हवा खाली स्थान भरने जाती है, ठीक है। तो कॉरियोलिस ने कहा था कि ये जो व्यापारिक पवनें हैं, जो पृथ्वी घूमने के कारण जो हमें प्रतीत हो रही हैं जो हवाएं, ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। ये कॉरियोलिस का नियम है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अब ये हवा कोई चली यहां से, ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये अपनी बाईं तरफ विक्षेपित हो जाएगी, हो जाएगी। बोलो भाई, आप बताओ, ठीक है, क्लियर हो रहा है। ये उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ मुड़ गई, और ये केवल यही नहीं मुड़ती हैं, ये हर जगह मुड़ती हैं। ये कहां कहां मुड़ती हैं, यही हमें समझना है, ताप कटिबंधों में, राइट। ताप कटिबंध की हम अभी बात करते हैं। आप एक ये जान लिया कि कॉरियोलिस का नियम क्या है, कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं और दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ये कॉरियोलिस ने कहा था। ये क्यों होता है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण। ये कॉरियोलिस का नियम है। फिर आ गया फेरल का नियम भी पढ़ेंगे, वो शायद इसमें ना आए, अगर आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब ये विक्षेपित होने के पीछे भी कारण है। वो कारण क्या है, इसको भी थोड़ा समझिए। ये आपकी पृथ्वी है, राइट, ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल शांत क्षेत्र है। शांत क्षेत्र क्यों है, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर है, सूरज की किरण बहुत ज्यादा है, और क्योंकि ये जंगल है इस क्षेत्र में, यहाँ पे आर्द्रता भी बहुत है। टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हो गई, और वो वेपराइज्ड हो गया। वेपराइज्ड हो गया तो हम जैसे वेपराइज्ड हो रहा है वो हवा ऊपर जा रही है, उसको हम बोलते हैं संवहनीय हवा। तो जब संवहनीय हवा, यानी कि हवा जब ऊपर उठे तो हम इसे क्या बोलेंगे, संवहनीय हवा। हवा जब ऐसे चले तो क्या बोलेंगे, क्षैतिज पवन, ठीक है। तो जब हवा ऊपर उठी और कंडेंस हो गई, फिर वो बारिश हो गया। तो इस स्थिति में क्या होगा, यहां पर संवहनीय वर्षा, ये आपने सुना होगा, संवहनीय वर्षा 0 से 5 डिग्री के क्षेत्र में। इसे हम बोलते हैं निम्न विषुवतीय दाब क्षेत्र। क्या बोलेंगे, लिखूं या याद रहेगा, निम्न विषुवतीय दाब क्षेत्र 0 से 5 डिग्री। अब मैं कह रहा हूं कि हवाएं उठ रही हैं, बारिश हो रही है, लेकिन ये पूरे पृथ्वी के लिए तो है नहीं। ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 5 डिग्री है। जो मैंने आपका कहा वो अफ्रीका के लिए एकदम सटीक बैठता है, ठीक। पूरी जगह तो अफ्रीका जैसी जंगल नहीं है, कुछ कहीं कहीं समुद्र भी है, कहीं बिना जंगल के भी है। अब उस स्थिति में ये हवाएं क्या होंगी, जो ऊपर उठेंगी, बारिश नहीं हो रही तो ये ऊपर उठ करके फैलेंगी, राइट। जब ये फैलेंगी तो ये हवाएं 5 डिग्री, ये हमने बनाया था ना, ये 5 डिग्री है। यहां से हवाएं उठी और बगल में थोड़ी दूरी पर जाकर के फिर बैठने लगी, राइट। जब ये बैठने लगी तो यहां वहां पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा, ठीक है। और यही हाई प्रेशर बेल्ट क्या होगा, आप जो ट्रेड विंड की हमने जो बात करी, व्यापारिक पवनों की बात करी, पछुआ, व्यापारिक पछुआ पवनें, वो यही बनती हैं, ठीक है। यहां पे आकर बैठने लगी। केवल यही नहीं जाता, ऊपर से भी हवाएं आती हैं, यानी कि ऊपर भी एक निम्न दाब क्षेत्र है जहां से हवा ऊपर उठ रही है,
ऊपर का क्षेत्र कहां पे है? एक तो है 30 से लेकर के 35 डिग्री, नॉर्थ और साउथ दोनों। जब भी मैं बात करूं तो नॉर्थ साउथ दोनों की बात करूंगा, ठीक है ना। तो नॉर्थ और साउथ दोनों पे 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र है। इसको हम बोलते हैं उपोष्ण उच्च कटिबंध, राइट। उपोष्ण उच्च निम्न वायुदाब क्षेत्र, टर्म क्लियर हो रहे हैं? विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र और उपोष्ण उच्च निम्न वायुदाब क्षेत्र, ठीक है। 30 से 35 डिग्री। यहां भी हवाएं ऊपर उठ रही हैं और ऊपर उठ करके दोनों तरफ विक्षेपित हो रही हैं, तो ये हवाएं फिर आकर के इस क्षेत्र में आ जा रही हैं। तो इसीलिए आपने सुना कि व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें इधर से चलती हैं। तो ये आपके हो गए कटिबंध। अब आइए हम अपने उस पर टॉपिक पे चलते हैं। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं। उच्च दाब पेटियां दो बताई मैंने आपको, तीसरी भी है लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है, दो आपको याद रखना है, ठीक है। विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, उपोष्ण उच्च अक्षांश निम्न वायुदाब क्षेत्र, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं और कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं। दाहिनी ओर क्यों? क्योंकि हमारा जो गोलार्ध है, हम भारत की जलवायु पढ़ रहे हैं, तो हमारा भारत दक्षिणी गोलार्ध में आता है, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं ओर विक्षेपित होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपनी बाईं ओर विक्षेपित होती हैं, राइट। इसको दाएं और बाएं में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा यहां पे समझ लेते हैं। फेरल का नियम केवल एक दो अक्षांश में नहीं, सारे अक्षांश पे लागू होता है। मान लीजिए 0 डिग्री है, यहां पे हवा उठी और हवा चल रही है। बेसिकली हवा ऊपर उठती है, संवहनी होती है। पृथ्वी घूम रही है तो फिर हवा यहां से यहां तक विस्थापित हुआ, ट्रांसफर हुआ, तो हमने कहा कि हवा चल रही है, पवन चल रहा है। अब ये ऊपर की हवाएं तो अपनी दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाएंगी। दाहिनी ओर यही है ना, ठीक है। अब यहां से इस जो दक्षिणी गोलार्ध है उसकी हवाएं अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाएंगी। सही है इतनी बात? तो कोरियोलिस का नियम क्या है, ये समझ में आ गया आपको कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो कोरियोलिस बल के कारण, हम बात कर रहे हैं भारत की जलवायु की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध। तो यहां पर हवाएं कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र यानी 0 डिग्री, 0 डिग्री पे जहां पे बारिश है, सॉरी जहां पे हमने जंगल देखा था कि ज्यादातर क्षेत्र पे जंगल है, वहां तो बारिश हो गई संवहनीय वर्षा से। लेकिन जहां जंगल नहीं है, जहां बारिश नहीं हो रहा है, वहां से हवाएं फिर विक्षेपित होती हैं, ठीक है। तो विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। और सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि कई बार ये स्थलीय भागों से उत्पन्न होती हैं। भारत आपका, ये याद रखना है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, हम भारत के लिए पढ़ रहे हैं। तो 0 डिग्री की पवनें तो अभी भारत में नहीं आ रही हैं, राइट। ये भारत में कौन सी पवनें आ रही हैं? व्यापारिक पछुआ पवनें जो सूखी हैं, जो गर्म है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, वो भारत में आ जाती हैं। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम होती है या लगभग नहीं होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल, ऐसा 100% नहीं है। कई बार हम बारिश देखते हैं जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। जैसे इस समय आपके दिल्ली में, हरियाणा में, आपके इस समय हम कह लीजिए पश्चिमी भारत में जो थोड़ा बहुत छिटपुट बारिश आप देख रहे हैं, वो पश्चिमी व्यापारिक पवनों की वजह से हो रहा है। क्योंकि वो पवनें समुद्र के रास्ते आ रही हैं, तो उनमें थोड़ी सी नमी है, इस वजह से बारिश हो रहा है। जब पूर्वी पवनें आएंगी तो मानसून छा जाएगा, पूरा बादल, पूरा एरिया बादल से ढक जाएगा, काले बादल आ जाएंगे और बहुत तेज बारिश होगी। तो पूर्वी पवनों और पश्चिमी पवनों में आपको अंतर समझ में आया? ठीक है। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, भारत की वायुदाब और पवन तंत्र अद्वितीय है।
एक तो आपका हिमालय इसको अद्वितीय बना देता है। मैंने बताया कि अभी जेट एक समय होता है कि वो हिमालय के उत्तर में चला जाता है और एक समय होता है कि हिमालय के दक्षिण में रहता है, राइट। तो इससे क्या होता है, प्रेशर बन रहा है। प्रेशर हमारे महाद्वीप के मौसम तंत्र को प्रभावित कर रहा है। कैसे कर रहा है? शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च वायुदाब होता है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च वायुदाब क्षेत्र है। इस क्षेत्र को ठंडी और शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं, जबकि गर्मी के टाइम में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है, यानी कि ये पश्चिम से आ रही हैं हवाएं गर्मी के दिनों में, ठीक है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार करके दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं। देखो, कंफ्यूज मत होना। मैंने आपको बताया कि पश्चिमी मैप पे आते हैं। गर्मी के टाइम में आपका ये जो है ये उत्तर चला गया, सॉरी ये वो नहीं है, ये अभी तक जो गंगा के द्वार बह रहा था वो पहुंच गया हिमालय के उत्तर में। अब ये क्षेत्र एकदम से खाली हो गया, तो ये पवनें तो आ रही हैं, ठीक है। अब ये उत्तर चला गया तो ये पवनें विक्षेपित हो रही हैं और उत्तर में जा रही हैं। तो भारत का क्षेत्र अब यहां से बिल्कुल लो प्रेशर जोन हो गया। यही हवाएं हैं यहां से ये चल रही हैं सारे अक्षांश पे। अब ये विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा की पवनें ये विक्षेपित हो गई अपने दाहिनी ओर, सारी पवनें विक्षेपित हो रही हैं। अब यहां जो निम्न वायुदाब क्षेत्र है ये इसे विक्षेपित हुई और इस निम्न वायुदाब क्षेत्र ने चुंबक की तरह इसे अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो वायुदाब दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार करके दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है, जो कि बंगाल की खाड़ी से आता है और इसी का कुछ भाग अरब सागर की खाड़ी से भी आता है, ठीक है। ये पवनें कृष्ण महासागर के ऊपर बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं और भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं, ठीक है। अब इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक है जेट धारा। जेट धारा जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। अब जेट धारा है क्या, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर लगभग 1200 मीटर से अधिक होता है। तो आपकी हिमालय की ऊंचाई तो कुल 6000 मीटर है, तो ये उससे डबल ऊंचाई पे है। तो इसका दोलन होता है, यानी ये कभी हिमालय पर्वत के उत्तर में चला जाता है और ये कभी हिमालय पर्वत के दक्षिण में रहता है, ठीक है। ये पवनों को आकर्षित करता है, राइट। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें जो सबसे स्थिर जेट धारा है वो मध्य अक्षांशीय उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा है, ठीक है। अब मैंने आपसे बात किया विक्षोभ की। अभी एक शब्द बोला ना कि जो यहाँ पे कभी कभी पश्चिमी जेट हवाओं की वजह से या पश्चिमी हवाओं की पवनों की वजह से कभी बारिश होता है, तो वो बारिश क्यों होता है? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं उसे। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। इसको हम इस पे पढ़ने के बजाय मैप पे ही समझते हैं। सर्दी के दिनों में आपका जेट हिमालय के दक्षिण में है, यानी ये गंगा के क्षेत्र में बह रहा है, गंगा द्वाब के क्षेत्र में बह रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ में ये सारी पवनें आ रही हैं, ठीक। ये जेट प्रवाह है। जब ये लेकर के आता है तो भूमध्य सागर यहां कहीं है, भूमध्य सागर और अरब सागर से होते हुए इसके अंदर थोड़ी बहुत नमी आ जाती है और ये नमी ही आकर के पश्चिम के क्षेत्र में गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी यूपी के कुछ भाग में बारिश करता है और ये कभी कभी अपने साथ में चक्रवात भी लाता है। तो यही है पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, ठीक है। और कभी कभी इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, इस कारण ये बहुत ज्यादा
विनाश करता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में।